वेलकम गाइस इन रोजाइल। सो आज से हम मेंस का मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम GS2 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट कवरेज होगा आपका मेंस का मॉड्यूल हम शुरू कैसे करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि सबसे पहले तो MPPSC में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बना हुआ है तो वो देखेंगे। उसके बाद हम अदर स्टेट PCS एग्जाम्स में जाएंगे। उससे पहले हम UPSC का देखेंगे। UPSC का पहले देखेंगे कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है तो वो कैसे उठाया हुआ है, कहाँ से उठाया हुआ है, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। और अदर स्टेट्स जैसे कि आपका UP PCS, RPSC, BPSC, इसके अगर मेंस में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा हुआ है तो वो देखेंगे हम। और साथ ही हम प्री भी देखेंगे, क्योंकि ये प्री कम मेंस अप्रोच है। तो प्री के क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि अच्छा इस टॉपिक से प्री के कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। UP PCS, BPSC, MPPSC, UP PCS, सारे अदर स्टेट एग्जाम और UPSC में। तो ये हम देखेंगे, ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर। MPPSC में इससे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे मेंस में। एक तो देखिए आपका 1993 में पूछा हुआ था मॉडल मिंटो रिफॉर्म, और 50 शब्द उस समय पूछा करता था, तो 50 शब्द में मॉडल मिंटो रिफॉर्म बस ऐसे दे दिया था। और 2010 में पूछा हुआ है 6 मार्क में। अब मॉडल मिंटो रिफॉर्म आपको पता होगा कि 1909 का अधिनियम है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। दूसरी बात, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपका 2008 में 6 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठे हैं MPPSC में। इसके बाद जब हम अदर स्टेट PCS या UPSC में जाते हैं तो एक मेंस में UPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। ये UPSC 2016 का क्वेश्चन है। तो ये भी आपका यहीं से उठ रहा है। हम लोग देख लिए MPPSC में भी आए हुए क्वेश्चन, UPSC में आए हुए। इसके अलावा जब हमने UP PCS या किस और अदर स्टेट्स जैसे BPSC वगैरह हम देखा तो वहां पे हमको इससे क्वेश्चन नहीं मिले। मेंस में इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन प्री में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। तो MPPSC में भी इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। एक हम लिस्ट बना के पूरा का पूरा दे दिए। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेंस स्पेसिफिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए। कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हमने। जैसे देखिए UPSC में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सुमेलित कीजिए। 2002 प्री का क्वेश्चन है UPSC का। चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और आपका 1858 वाला इंडियन अधिनियम, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो व्यापार का एकाधिकार समाप्त करना, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, ठीक है। और किसी कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। तो ये देखिए, ये सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी इसका आंसर क्या हुआ, हमको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी हमको ट्रेंड एनालाइज करना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनना है इस टॉपिक से। पहले तो ये देख लेना है, दोनों प्री का मेंस अप्रोच है, प्री का भी देख लेना है, मेंस का भी देख लेना है, ताकि दिमाग में जब हम एक्चुअल टॉपिक पढ़ें तो ये इन्फॉर्मेशन हुक हो कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसी थीम में फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि देखिए सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन 1993 वाला 2010 में यहां से उठा दिया है। बहुत सारे UPSC मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर MPPSC मेंस में सीधे सीधे उठा के दे देता है, तो वो भी आपको देखते चलना है। और ये अप्रोच, ये एनालिसिस आपको यहां मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ, आपको पता होगा 1861 से हुआ था। ये भी UPSC 2002 का क्वेश्चन है प्री का। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे ट्रेंड कहां से पूछ रहा है, प्री का क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने देखा मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे, प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए। इसके अलावा 4 इकाई का अधिकार वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा ये भी पूछा हुआ था कि बजट, केंद्रीय बजट सबसे पहले कहां से प्रस्तुत करना शुरू किया गया। इसकी जो लिस्ट है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिए। ये जो PDF है इसको, ये भी आपको वहीं से मिलेगा। इसके अलावा जो हम लास्ट में 10 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं डेली मेंस राइटिंग, उस 10 में से आपको 5 क्वेश्चन लिख के हमको क्या करना है, हमको भेजना है। उसका भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कि आप यहाँ हमको भेजिए। डेली का डेली आपको भेजना है और हम आपको इवेल्युएट करके बताएंगे आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और उसका जो मॉडल आंसर है और ये प्रीवियस ईयर का मॉडल आंसर, ये हम आपको डेली का डेली इवनिंग में प्रोवाइड करेंगे। आज का लेक्चर तो थोड़ा लेट हो जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी। ये लेक्चर आपको सुबह आएगा और इवनिंग में
वो मॉडल आंसर के साथ जो हमने क्वेश्चन दे रखा है प्रीवियस ईयर का, वो मॉडल आंसर आपसे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे आंसर लिखना चाहिए था, ऐसे टॉपर्स लिखते हैं। कुछ हम कॉपियां भी दिखाएंगे टॉपर्स की और उससे एनालाइज करेंगे कि अब कैसे आगे बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे हम सारे के सारे एक्ट आपके डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, 1773 से लेके पूरा आपका 1947 तक का अधिनियम। और देखिए लूसेंट वगैरह में या इवन लक्ष्मीकांत में सीधा सीधा आपका लाइन से आप समझ सको तो बहुत अच्छी बात है। मुश्किल होती है कि आखिरकार 1773 का एक्ट क्यों आया। आप सारे प्रोविजन पढ़ लोगे, सब कुछ याद कर लोगे, लेकिन जब मेंस में आप आंसर लिखोगे तो वो कुछ और पूछ रखा होगा कि अच्छा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों आया। तो ये उसमें नहीं दे रखा क्यों आया, ये क्या क्यों कैसे वाली अप्रोच जो है ये किताबों में एज इट इज नहीं लिखी रहती है, ये एनालिसिस की बात आती है। तो वो यहाँ हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है देखिए 1600 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक रॉयल चार्टर लेके आती है। रॉयल चार्टर, तो यहीं से आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार चार्टर क्या होता है। ये एमपीपीएससी का 3 मार्कर क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है कि व्हाट इज चार्टर, चार्टर अच्छा होता क्या है। तो चार्टर के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू ट्रेड। ये ट्रेड करने के लिए एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है जो लेके आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हुई चार्टर लेके आई थी, इसको रॉयल चार्टर बोलते हैं। और इस चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, मोनोपोली मिली, मतलब एकाधिकार मिला ट्रेड करने का। सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए। फिर क्या होता है कि अच्छा अब यहां से बात आ रही है कि 1773 का एक्ट आया। ठीक है, अब यहीं से बैकग्राउंड आपका बन रहा है कि 1773 का एक्ट आखिरकार आया क्यों। आपको ये समझना कि अच्छा ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजना पड़ा रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जैसा कि आपको पता है 1774 में आपका होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद संधि होती है और वहां से दीवानी राइट्स मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि अच्छा दीवानी राइट्स क्या होते हैं, दीवानी राइट्स क्या होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ दीवानी अधिकार दे दिया। वो एमपीपीएससी में 3 मार्कर में सीधे एक वर्ड लिख देता है, जैसे मोहनजोदाड़ो, ऐसे लिख देगा दीवानी राइट। तो ये क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सिविल, रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन के अधिकार जो कि आपको मिल गए, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे इलाहाबाद की संधि के बाद। ये हुआ बात। तो क्वेश्चन आपके बने चार्टर क्या होता है, देखिए यहीं कहीं आपको याद भी करते चलना है। तो एक्सक्लूसिव राइट होता है ट्रेड करने का। दूसरी बात दीवानी राइट क्या होते हैं, सिविल, रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन राइट। ये पूछ सकता है कि दीवानी राइट कब मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 1764 में, 1764 के बाद, 1765 मान सकते हैं हम, जब इलाहाबाद संधि हुई थी 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब इनको दीवानी राइट मिलता है, तो जब किसी के पास मोनोपोली है और उनको दीवानी राइट मिला तो वहां पे करप्शन पनपेगा। जब करप्शन पनपा तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रिच होना चाहिए थी वो रिच ना हुई, बल्कि वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो रिच हो गए। ठीक है, क्योंकि वो करप्शन की इतना ज्यादा, तो जो प्रॉफिट होना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को ना होके इनको हुआ, वहां के ऑफिसर्स को। और जो कंपनी है वो कर्ज में जाने लगी, इसका जो डेप्थ है वो बढ़ने लगा। तो अब कंपनी को ही दिक्कत। फिर क्या करते हैं, कंपनी वाले जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, जाते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं कि यार हम तो डेप्थ में जा रहे हैं, हमारी हेल्प कीजिए कर्ज से उबरने में। तो वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि यार हमने आपको वहां ट्रेड करने के लिए भेजा, टैक्सेशन आप लगाओ और हमको कुछ रेवेन्यू दो, मतलब हमको कुछ प्रॉफिट दो, ना कि आप हमसे पैसे, हमारे जेब से पैसे लो। ये बात वहां पे हुई। तो वहां पे कंपनी के जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो भी वहां की ये जो सिविल, रेवेन्यू और टैक्सेशन जो वहां पे कलेक्ट कर रहे थे, इसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1773 में ये एक्ट पास किया गया। तो बैकग्राउंड आप समझ गए कि क्या हो रहा था, क्यों 1773 का एक्ट पास करना पड़ा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी। तो ये आपका बैकग्राउंड क्लियर हो गया 1773 का। अब 1773 का प्रोविजन हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो इससे अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि 1773 के अधिनियम में प्रकाश डालिए। ठीक है,
या फिर ये बोल सकते हैं कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलते थे। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किए गए, तो हमने बता दिया रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया गया। करप्शन था, करप्शन को हटाने के लिए और कंपनी को डेब्ट से बचाने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था, ये आपको बता देना है। दूसरी बात, इसी को चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं ये आपको समझना है। आगे देखते हैं, ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट को चार्टर एक्ट भी क्यों कहते थे। अब आपको पता है चार्टर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड, ठीक है। रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब क्या, रेगुलेशन करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार करेगी। अब वो रेगुलेट कैसे करेगी, इस चीज के लिए चार्टर एक्ट आते हैं आपके। मतलब कि वो जो रेगुलेशन है वो कैसे किया जाएगा, तो ये जो रेगुलेशन है वो किया जाएगा आपके जो चार्टर थे उसके जो उसका जो टीनर था, जैसे 20 साल में, हर 20 साल में इस चार्टर एक्ट को रिवाइज किया जाएगा। इस चार्टर एक्ट को हर 20 साल में रिवाइज करके हम रेगुलेट करेंगे। जब 20 साल बाद पता है कि दोबारा एक चार्टर एक्ट आएगा, तब कंपनी की जो मोनोपोली है उसमें अंकुश लगेगा, ये आपको समझना है। इस कारण से इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर आप ये लिखोगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पास किए गए, रेगुलेट करना था, वो चार्टर को रिवाइज करके ही रेगुलेट करना था। तो चार्टर को जो रिवाइज करना है हर 20 साल में, इसी कारण इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अब ये देखिए, अब आप कभी ये नहीं सोचे होंगे कि यार 1773, 1793, अच्छा 20 साल का अंतराल क्यों पड़ रहा है। तो ये जो चार्टर एक्ट है हर 20 साल में रिवाइज किया जाएगा, इसी कारण से 1773 भी, 1793, फिर 1813, 1833, 1853, 1773, 1700 देखिए। अब 1773 में आना था लेकिन आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे 1857 की क्रांति हो गई। 1857 क्रांति हुई, तुरंत का तुरंत ब्रिटिश क्राउन सारा का सारा पावर अपने पास ले लिया और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आने लगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपको समझना चाहिए था। ये अभी आपने लूसेंट में भी पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा, लिखा है बस कि हाँ 1773, 93 हो गया, 18 हो गया, 33 हो गया, 53 हो गया, इसके प्रोविजन भी दे रखे हैं, लेकिन ये क्यों आया ये आपको पकड़ना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस पूछ सकता है, तो आप कैसे याद रखोगे, या तो आप सिंपली रट्टा मारो या तो आप समझ लो। इसको याद रखने के लिए सिर्फ दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो करप्शन को कम करना, दूसरा केंद्रीय प्रशासन की नींव, मतलब कि केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुआ था 1833 में, जब आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिल जाता है विलियम बेंटिक पहले, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन होता क्या पहले, आप तो ये पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव, बस ऐसा दे दिया 3 नंबर में। तो आपको सेंट्रलाइजेशन के लिए ये समझना है कि सारी की सारी पावर्स आपको सेंटर को दे दी जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीकरण, सेंटर के पास सारी की सारी पावर दे रहे हैं। और विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आपका टू डिवीजन ऑफ पावर कर दो आप, सेंटर में, स्टेट में, फिर ऐसे ग्राम पंचायत वगैरह में, ये देखिए डिवीजन ऑफ पावर है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब कि राज्य अपना खुद का स्वायत्तता, उसके पास थोड़ी थोड़ी कुछ प्रोविजन में अपने से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। ये चीज़ हुई। करप्शन को कम करना, कैसे कम करोगे, सबसे पहली बात तो उसके लिए आप नियमित नियंत्रण करोगे, सिंपल सी बातें करोगे ही आप। दूसरी बात, आप इसकी गुहार कहाँ लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, 4 मेंबर थे उसमें। पहले आपका मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा हेम्पे, और 3 आपके सहायक न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिविंगस्टन एंड हाइट। ये आपको याद रखना है, ये भी करप्शन से रिलेटेड याद रहेगा आपको। फिर तीसरी बात यह है कि सिंपल सी बात है, करप्शन को कम करना है तो आप उपहार मत लो, रिश्वत मत लो, खुद का व्यापार मत करो कि कंपनी का पैसा लेके आ रहे हो आप और खुद का व्यापार शुरू कर दे रहे हो, ये मत करो। तो एक करप्शन कम करने से आपको ये 3 पॉइंट याद हो गए, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्री में अगर आएगा कर लोगे, अगर आप मेंस में भी आ रहा है तो करप्शन कम करना, कैसे कैसे कम करना, ये 3 पॉइंट से कम कर रहे हो, ये कर दोगे। दूसरी बात, केंद्रीय प्रशासन की नींव मतलब सेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है। जब सेंट्रलाइजेशन, उस समय आपको पता है कि 3 प्रोविंस हुआ करते थे। पहला आपका हो गया बॉम्बे, फिर मद्रास, फिर आपका बंगाल। तो यहाँ और यहाँ से इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको निकाल के इसमें देना शुरू हुआ, पूरी तरीके से नहीं दे दिया गया, पूरी तरीके से 1833 में दे दिया गया था। तब गवर्नर, तभी आप बोलते हैं कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बोला जाता है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब पूरी तरीके से चली गई तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। अभी गवर्नर से गवर्नर जनरल बना, कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे आपके, है ना। तो अब आपने पढ़ा तो वो गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल बनने का मतलब क्या, यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इनको देना शुरू हुआ, ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए, रटना है ही नहीं है, बस समझना है। फिर आपका क्या हुआ कि उसको, अब देखिए जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ आने, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी तो अकेले संभाल नहीं पाएगा,
कुछ मेंबर लगे होंगे, तो इसलिए उसकी हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर और जोड़ दिए गए। ये आपको याद रखना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में याद रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं। इसके बाद 2 प्रोविजन और थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, और वो जो था वो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश को देगा, ऐसा अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि यही चीज वो चाहते थे ना, कि यही तो रेगुलेट करना चाहते थे वो, यही चीज वो दे दिया गया। 1776 का अधिनियम आपको समझ में आ गया। अब आपको 1781 का अधिनियम आता है। अब लूसेंट वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि सेटलमेंट एक्ट आया था जो 1781 का, वो 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए आया था। और दूसरी बात यह कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या दे दी गई थी, विधि बनाने की शक्तियां अभी इसको दे दी गई थी, ठीक है। लेकिन कौन सी कमियां थी जिसको कम करने के लिए आया, ये आपको पूछना है। और मेंस में ये पूछेगा कि अच्छा ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी जिसको दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट 1781 में ही ला दिया गया। 1793 में तो दूसरा चार्टर एक्ट आना ही था। तो देखिए उस समय क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जो इफेक्ट है, जो उसका कंट्रोल है, वो कंपनी के ऑफिसर्स पे भी था और गवर्नर जनरल पे भी रहा करता था, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उस पे भी इसका कंट्रोल रहता था, और उनकी एग्जीक्यूटिव एक्शन भी ये लिया करते थे। तो इस बात से जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे वो नाखुश थे, इसलिए इस चीज को सेटलमेंट करने के लिए सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 लाया गया कि यार हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आप दखलंदाजी मत करो। ये आज का आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 50 डीपीएसपी का यही बोलता है। तो ये भी पूछ सकता है कि डीपीएसपी का आर्टिकल 50 किस सेटलमेंट एक्ट से, किस एक्ट से रिलेटेड, सेटलमेंट एक्ट नहीं, किस एक्ट से रिलेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल से ये चीज को सेटल करने के लिए सेटलमेंट एक्ट आया था। इसके अलावा बंगाल बिहार वाला आपको पता ही है कि बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। फिर आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय जो पीएम हुआ करते थे वो पिट्स नाम के इंसान थे, और उनके पिता भी पहले पीएम रह चुके थे, इसलिए इनको पिट्स द यंगर बोलते हैं। जैसे मिंटो 1, मिंटो 2, जब पहले कोई रह चुका है इसलिए उसका दूसरा या यंग कुछ ऐसा यूज करते हैं, इसलिए इनको पिट्स द यंगर बोला जाता है। ये एक्ट पास किया गया, इसको बोला जाता है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को स्प्लिट कर दिया गया था। 2 चीज़ों में इनकी पावर को स्प्लिट किया गया था। पहला आपका क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा आपका था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पूछ सकता है, सिंपल दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या कॉमर्शियल चीज़ों को देखने के लिए कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। या सिंपल से ये पूछ सकता है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बस इतना दे दिया 3 मार्कर में। तो आपको वहाँ पे ये बताना है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ यहीं से। सबसे पहले बार दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, पहली चीज़ आप ये लिखोगे। दूसरा ये लिखोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो कॉमर्शियल अफेयर देख रहे थे, और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहे थे। 2 चीज़ों में पार्ट देगा था 1784 वाला। और एआईसी की पावर को लिमिट करने के लिए, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको कंट्रोल कर पाए, इसलिए ये आपका जो स्प्लिट ऑफ पावर किया गया है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया, इसीलिए किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1793 का एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया था, इसमें नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो अभी चलता है वो यहीं से शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये प्री में आपसे पूछ सकता है, और सीधे 1793 का अधिनियम दे देगा आपको, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 3 मार्कर में पूछ सकता है। इस बार का पैटर्न चेंज हुआ इसलिए बोले हैं, हालांकि इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। फिर 1813 का अधिनियम आपका आएगा। इसमें क्या हुआ, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरी कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। उसकी जो एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और कुछ सीमाओं के को छोड़कर बाकी हर जगह ब्रिटिश नागरिकों को आके यहाँ ट्रेड करना अलाउ कर दिया गया था। ये भी प्रोविजन आपके 1813 का अधिनियम का है। और 1813 के अधिनियम के बाद ही ईसाई पादरियों को यहाँ आने का और यहाँ अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का छूट दे दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1833 आपको पता है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन हो गया पूरी तरीके से। जो यहाँ की पावर थी वो बंगाल में दे दी गई। गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो ये पूछ सकता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के द्वारा कहा गया, तो 1833 के द्वारा कहा गया था।
ये सेंट्रलाइजेशन पूरा हुआ, कब पूरा हुआ था, 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही लाइन में लिखने हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो 1833 के बारे में आपको यही याद रखना है कि सिंपली आपका सेंट्रलाइजेशन है वो पूरा हो गया, और जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव पावर थी पूरी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला गया। विलियम बेंटिक थे पहले, ये आपको याद रखना है। लॉज को एक्ट कहा जाने लगा। अब लॉज को एक्ट किस बिना पे कर रहे थे, क्योंकि देखिए लॉज को एक्ट बोलते हैं। एक्ट होता क्या है, जब आपको लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिलने लगे तब वो लॉज आपके एक्ट्स कहलाते हैं। ये आपको याद रखना, पूछ सकता है कि एक्ट्स क्या बोलते हैं। तो जिन लॉज को लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिले उसको एक्ट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ यहाँ पे कि अब आपकी जो EIC है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर वर्क कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया, और दास प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अंततः इसको 1843 में पूरी तरीके से इसका अंत कर दिया गया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 3 मार्कर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। याद रखना है आपको कि 1843 में दास प्रथा का अंत हो गया, और धारा 87 के तहत जो आज आपका आर्टिकल 15 होता है उसकी ओरिजिन यहीं से होती है। तो आपको हम आर्टिकल 50 बता दिया, DPSP की ओरिजिन कहाँ से दिखी है आपको। दूसरी बात यहाँ पे आर्टिकल 15 की ओरिजिन, मतलब कि कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी तरीके का धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 मानिए या 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला मान लीजिए, दोनों यहीं पे आपको दिख रहे हैं। तो ये भी आपका प्रोविजन जो है वो रिलेटेड है इसी एक्ट से, ये दिमाग में रिटेन करते चलना है। लास्ट में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश का एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। पूछ सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रोविजन था। कानूनों का वर्गीकरण किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। तो ये पूछ सकता है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1834 आपको बता देना है। किस एक्ट के तहत की गई ये बता देना आपको, 1833 के एक्ट के अंतर्गत। दूसरी बात की अध्यक्ष कौन थे उस समय, लॉर्ड मैकाले थे। ये आपको याद रखना है। 3 मार्कर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपली, और प्री में तो मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। इस बार का आपने जैसा देखा है पेपर कैसा टफ सा थोड़ा सा आया हुआ है, तो ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करते रहनी है। फिर 1853 के एक्ट के बारे में बोलते हैं कि सबसे पहले बात तो ये कि इसको लास्ट चार्टर अधिनियम क्यों बोलते हैं। ये मेंस में क्वेश्चन 3 मार्कर या 5 मार्कर पूछ देता है। तो हमको जैसे कि पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया। चार्टर का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड, जब उनका एकाधिकार ही खत्म कर दिया गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी, वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो चार्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए यहाँ चार्टर खत्म कर दिए गए थे। तो आपको यही बताना है कि चार्टर इसलिए खत्म कर दिया गया था। दूसरी बात की अपने यहाँ जो ओपन सिविल सर्विसेज है वो यहीं से आई थी। पहली बात आपको याद रखना है कि ओपन सिविल सर्विसेज जो प्रपोज की गई थी वो 1833 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, और 1853 में उसको लागू कर दिया गया था। और जो सबसे पहले अपने जो बने थे वो 1863 में बने थे, 10 साल बाद। इतना करप्शन था, 1833 में किया गया लेकिन इतना स्ट्रांग अपोजिशन था उस समय कि लागू नहीं हो पाया। लागू होने में 20 साल लग गए इसको। ठीक है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज बोलते हैं, सेंट्रल लेवल वाली नामजदगी का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, उस समय होता क्या था कि उस समय वहाँ लंदन में एक कॉलेज होता था, हैलीबरी पेट्रोनार कॉलेज। वहाँ जो भी एडमिशन ले लेता था वही ग्रेजुएट होने के बाद सिविल सर्वेंट बन जाता था। उस समय इंडिया वाले वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको वहाँ एडमिशन लेने के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे उनसे स्पॉन्सरशिप लेनी होती थी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सदस्य होते थे, इसलिए वो किसी भी इंडियन को स्पॉन्सरशिप देते ही नहीं थे। जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी तो कोई भी सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकता था, क्योंकि उनका जो एडमिशन है वो हैलीबरी पेट्रोनार कॉलेज में हो ही नहीं पाता था। तो इस चीज़ को हटाया गया, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को हटा के ओपन सिविल सर्विसेज लाई गई कि अब एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा, तो इसमें इंडियन को भी मौका मिलेगा और उनको भी मौका, मतलब ये अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। के बाद आना तो 1873 में चाहिए था, क्योंकि 20 साल का अंतराल था, लेकिन 1858 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, आपकी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। यहाँ पे 1858 के एक्ट के बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि वायसरॉय का पद बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ख़त्म करके, और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया आ गए। जो वायसरॉय होता था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था क्राउन का, और देखिए तब का स्ट्रक्चर ये बन गया कि यहाँ वायसरॉय बैठा हुआ है इंडिया में, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन वायसरॉय के पास, ये देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को जो कि लंदन की काउंसिल में बैठा हुआ है, और ये देगा
लंदन के पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से ब्रिटिश क्राउन में ब्रिटिश हर मैजेस्टी के पास पहुंचेगा। ठीक है। इस एक्ट की अगर अपन हम लोग प्रोविजन देखें तो ये थे कि कंपनी से जो शासन है वो लेके ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की जो है भारतीय परिषद का सृजन हुआ था, जिसमें 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश द्वारा थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्थापित किए गए थे। फिर भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का जो सीधा नियंत्रण वो है स्थापित कर दिया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया गया था, किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया था। 3 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर दी गई थी। वह अपने कार्यों के लिए क्या था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण रहा करता था और ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश की पार्लियामेंट को दिया करता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट से हर मैजेस्टी को मिलती थी। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया था और पहले जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग को ही हम बोलेंगे कि अंतिम गवर्नर जनरल थे, और दूसरी बात कि पहले वायसरॉय हुए। तो 1858 के लिए बस आपको यही याद रखना। 1858 से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन पूछ सकता है तो आपको ये सब बता देना है। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि जो वायसरॉय है, वायसरॉय का काम क्यों था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके वायसरॉय क्यों बना दिया गया था। तो आज हम बस 1858 तक का रखते हैं। फिर हम एक बार आपका कल 1861 से 1861 से पूरा आपका 1947 तक का करा देंगे। ठीक है। अब आज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपका जो टास्क वाले क्वेश्चन है वो हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप गो थ्रू करिएगा अच्छे से, आंसर लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको नंबर दे देंगे, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवेलुएट करके हम आपको आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकते हैं। 1773 के प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधानों में प्रकाश डालिए, 6 मार्कर क्वेश्चन। फिर प्रथम ओपन सिविल सर्विसेज का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था, 3 मार्कर क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आप भेजिए, दोनों सेपरेट फैकल्टी हमारे पास है, हम उनसे आपका एवेल्युएशन करा के आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। फिर है कि उत्कथन की विवेचना कीजिए कि जो ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव है उसको जब तक कि निष्पक्ष नहीं किया जाएगा या उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती है। इस पे आपको विवेचना करनी है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। एनालाइज करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए। 15 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज चार्टर, चार्टर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कहते थे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 1833 में ओपन सिविल सर्विसेज प्रपोज करने के बाद 1853 में क्यों लागू हुई, क्या कारण था कि 1833 में किया गया, 20 साल लग गए। और आप एक क्वेश्चन ये भी बताइए कि 1853 में लागू होने के बाद भी 10 साल क्यों लगे पहला सिविल सर्वेंट इंडिया की तरफ से बनने के लिए। 1853 के चार्टर एक्ट को लास्ट चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं ये बताइए। 1853 के पहले सिविल सर्विसेज परीक्षा की स्थिति की समीक्षा कीजिए, क्या थी, इसको समीक्षा करना है। 6 मार्कर क्वेश्चन है ये। 1857 के अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों कहते हैं ये पूछना है, ये भी आपको बताना है। सारे ये और आपके प्रीवियस ईयर वाले मॉडल आंसर हम कल सुबह डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको लिख के भेजना है। 1857 की क्रांति का 1858 के अधिनियम में क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। 15 मार्कर क्वेश्चन है ये। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद हटा के वायसराय का पद क्यों बनाया गया ये भी बताना है आपको। वायसराय के फीचर्स बता देने थोड़े थोड़े, कैसे लिखना है अभी आप जितना हमने बताया उसके एनालिसिस के अपनी समझ से लिखिए, बाकी हम आपको कल सुबह मॉडल आंसर में डिस्कस करेंगे। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF वगैरह वहीं मिलेंगी आपको। टेस्ट सीरीज और डेली FLT जो आपको लगानी है वो भी वहीं से मिलेगी प्री वाली। इसके अलावा UP PCS का जो एक टेस्ट सीरीज चल रहा है यहाँ डिस्कशन वाला, वो आपको जरूर देखना है। 50 मिनट में 150 क्वेश्चन हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। किस अधिनियम के द्वारा चीन एवं पूर्वी देशों के साथ कंपनी के चाय के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन मॉडल आंसर आपको लिख के किस तरीके आपको लिखना था ये बताया जाएगा। उसके पहले आपको इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन, 3 आपके 3 मार्कर रहेंगे, 2 आपके 6 मार्कर और एक आपका 6 मार्कर और एक आपको 15 मार्कर, वो आपको लिख के आपको हमको भेजना है, हम इवैल्यूएट करके आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा GS1 भी शुरू होने वाला है, परसों शुरू हो जाएगा। तो एक लेक्चर आपका GS2 का आएगा, एक आपका GS1 का आएगा, फिर ऐसे ही GS3 GS4 कंप्लीट कवरेज करेंगे। प्री की टेस्ट भी अपन को लगाना है, मेंस भी लगाना है।